हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, उनकी एक सीरीज लेकर के आया हूँ। इस सीरीज का ये पार्ट 2 है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। सो इसमें क्वेश्चन है कि हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, permaculture farming discourage monocultural practices, but in a conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Second statement है, conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomenon is not observed in a permaculture farming. Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not easily possible in such regions. Practice of mulching is very important in permaculture farming, but not necessarily in conventional chemical farming. तो ये क्वेश्चन था यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का। तो इसमें बेसिकली पर्माकल्चर और कन्वेंशनल फार्मिंग के बीच जो में क्या डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स है। इसमें से यूपीएससी ने पूछा है कि व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। सो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है फोर्थ ओनली, एंड ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड। सो आंसर है इसका बी, 1 स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब इसका बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। पर्माकल्चर, द टर्म पर्माकल्चर इज मतलब बेसिकली रेफर्ड क्या है कि प्लांट सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड हैबिटेशन से, जो फार्मिंग और हैबिटेशन का जो प्लांट सिस्टम है उससे रिलेटेड। ये क्या करता है कि इंटरडिपेंडेंसी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम पे काफी है इसका। इसका गोल क्या है पर्माकल्चर का? पर्माकल्चर का बेसिक गोल है कि मैक्सिमाइज यूज ऑफ लैंड, जो भी हमारी लैंड है उसका मैक्सिमाइज यूज करना है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फूड ग्रेन, प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ानी है और साथ में फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमारे जो रिसोर्सेस है उनको सस्टेन करना है। एक क्या एडवोकेट करता है? पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। ये और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स बेसिकली होती है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंपोस्टिंग, मल्चिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेपेटाइट इकोलॉजी। 2 ऑस्ट्रेलियन थे जिन्होंने नेम दिया पर्माकल्चर, उनका नाम था बिल मोलिशन एंड डेविड हॉल ग्रे। पर्माकल्चर बेसिकली बेस्ड है एक आइडिया पे, केयरिंग फॉर अर्थ, अर्थ को हमें केयर करना है, एंड इंटरेक्टिंग विद द नेचर, म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों को। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड पर्माकल्चर में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो एक कंपोनेंट्स जो भी हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग की और ये पर्माकल्चर के। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में क्या होता है कि हायर यील्ड पर प्रोडक्ट बट फ्यूअर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिपेन एट द सेम टाइम में पक जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और मोस्टली ये ह्यूमन लेबर्स बेस्ड है। जबकि पर्माकल्चर में क्या है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल, रिक्रिएशन एंड हैबिटेट। इसमें क्या है तो गार्डन का यूज किया जाता है टू नर्चर होम के रूप में। वाटर कैचमेंट डिटरमाइन क्या करता है? वाटर कैचमेंट डिटरमाइन करता है शेप ऑफ अ गार्डन को। लोकली सोर्स्ड रिसोर्स को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, रीयूज किया जा सकता है। जो पेस्ट मैनेजमेंट है इसको इंटीग्रेट किया जाता है और हार्वेस्ट को शेयरिंग किया जाता है
विद द किसके साथ, वर्किंग एनिमल्स के साथ। पर्माकल्चर का क्या एडवांटेजेस हैं? बेसिकली क्या, प्रिजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करता है और इनकरेज करता है ऑफ अ रिसाइलेंट कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटीज हैं, किसके रिगार्डिंग, विद द इफेक्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज और अदर ग्लोबल एनवायरमेंट चैलेंजेस के रिगार्डिंग। पर्माकल्चर में भी और क्या है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड गोल्स हमें फाइंड आउट करना है। पर्माकल्चर प्रिंसिपल यूज होता है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ये हमें बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करता है और वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर द, जैसे कि सेल्फ फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एनिमल हैबिटेट, ठीक है, प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड ऑप्टिमाइज द बायोडाइवर्सिटी। पार्ट ऑफ पर्माकल्चर के रूप में देखें तो पेरेनियल प्लांट और एनुअल प्लांट का कॉम्बिनेशन होता है, जो म्यूचुअल ग्रोथ होता है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें बेसिकली क्या है कि लेस नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, में केमिकल फर्टिलाइजर काफी कम यूज होता है, पेस्टिसाइड्स कम यूज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसका हेल्थ इंप्रूव होता है। इससे और क्या बेनिफिट है कि बेटर हेल्थ आउटकम्स निकलता है, वाटर शॉर्टेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड जो फार्मर्स हैं उनके रिस्क को भी क्या करता है, कम करता है, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं मोनोकल्चर। लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसके पर्माकल्चर के? तो लिमिटेशन में देखते हैं कि पर्माकल्चर कॉल्स फॉर अ चेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इस पर्माकल्चर के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जो क्या थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं और चैलेंजिंग है किसके लिए, हमारे सोसाइटी को। फार्मर का जो एक्सपीरियंस है एज ए रिजल्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन के रूप में भी देखा जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं, मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर सीइंग द रिजल्ट। जो नेशन है फूड सिक्योरिटी रिलायंट है ऑन एग्रीकल्चर यील्ड्स पे, उनके लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, जिसके कारण जो इसके क्रॉप का यील्ड भी क्या है, अनसर्टेन। और इसके थोड़ा सा लिमिटेशंस क्या है कि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि lot of work to be done and there are not many machines involved. Farmer might find it less appear as a result. फिर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, जो काफी कम होता है, जिससे कि बैक्टीरिया के स्प्रेड होने और पेस्ट के स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। अदर रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि फार्मर्स हमारे जो है वो अवेयर नहीं है इसके बारे में, और लैक ऑफ एक्वास्ट फिटनेस टू सच। पर्माकल्चर इंडिया में क्या भी स्टेटस है? तो पर्माकल्चर को एज अ सीन सोशल मूवमेंट के रूप में इंडिया में देखा जा सकता है। जो यूथ हैं वो अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर अप्रोच को यूज करते हैं और मोर अवेयर हैं अबाउट नेशनल एग्रेरियन डायलेमा को लेकर। इंडिया में अबाउट 40% जो फूड प्रोड्यूस है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और एक ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपेयर में पर्माकल्चर जो गार्डन है वो 35 टाइम्स 35 गुना ज्यादा फूड पर स्क्वायर मीटर में प्रोड्यूस करता है, विथ लेस देन ऑफ 20% ऑफ द रिसोर्सेस। मतलब 20% कम रिसोर्सेस में ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है।
Permaculture also contribute to the abundance of every bioregion. FAO के अनुसार इंडिया प्रेजेंट मेथड करंटली रिक्वायर 1.4 acres of land to feed one person annually. मतलब एक पर्सन को के फीड के लिए हमें 1.4 acres लैंड की जरूरत पड़ती है एनुअली। बट पर्माकल्चर के हेल्प से 4 लोग की जो फैमिली है वो जस्ट अपना जो नीड है वो अपने नीड को 1.5 एकर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। 1% improvement in productivity per acre in India will have a significant impact of resilience, and it therefore has enormous potential in India regarding permaculture. सेकेंड टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का है। तो यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, फर्स्ट स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था, improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market, increase the foreign value of a domestic currency, improve the trade balance। तो इसमें पूछा गया था कि which of the above statement is correct, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन है ए फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड सेकेंड, सी थर्ड ओनली एंड डी सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर इसका क्या है, फर्स्ट। इसकी डिटेल्स देखते हैं हम लोग। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन होता क्या है बेसिकली। डिवैल्यूएशन इज अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट, क्या एक तरह का डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है इसका, द वैल्यू ऑफ अ कंट्री मनी का, जो कंट्री की मनी है उसका वैल्यू का डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है। किसके कंपेयर, एज कंपेयर टू द अनदर करेंसी ऑफ अदर कंट्री और ग्रुप ऑफ करेंसी और करेंसी एस्टेट। जो डिवैल्यूएशन हो उसको एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल भी बहुत देशों के द्वारा किया जाता है, जो क्या होता है फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बेस्ड होता है। चाइना बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का यूज करके अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, जिससे उसको क्या होता है जो एक्सपोर्ट है उसका काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट में काफी बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये इंकरेज करता है कैपिटल इनफ्लो को एंड प्रिवेंट करता है, रोकता है कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है। डिवैल्यूएशन आल्सो इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है किसी कंट्री को उसको इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, और एक्सपोर्ट को बढ़ा देता है। It has also increased the export competitiveness of our goods and services from the domestic country। ये और क्या कम्बैट करता है कि ट्रेड जो इम्बैलेंस है उसको भी क्या करता है, कम्बैट करता है। नीड फॉर डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन की क्या जरूरत है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना है चाहिए, it could be because of interaction of market forces and policy decision has made currency fixed exchange rate unfeasible. To sustain a fixed exchange rate, country need have significant foreign exchange reserves। तो कंट्री को क्या चाहिए होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, जो डॉलर्स में बेसिकली, should be willing to spend them so that it can purchase all offers of its currency at the established exchange rate। कुछ गवर्नमेंट होते हैं, some governments rather than using unpopular fiscal policies that undertake devaluation to boost aggregate demand, जो हमारी aggregate demand है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, and in the economy and to fight unemployment, और जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या किया जाता है, से हम लड़ सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है डिवैल्यूएशन का,
इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसको चीपर बना देता है, सस्ता बना देता है एज कम्पेयर टू द अदर करेंसी। डिवेल्युएशन मेक करता है, अब क्या करता है कि जो कंट्री का एक्सपोर्ट है चीपर फॉर अ डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको चीपर कर देता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। इससे क्या होता है कि जो हम इम्पोर्ट को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, जो हेल्पफुल है फॉर किसके लिए, टू रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने के लिए। जब इंपोर्ट के प्राइस में इंक्रीज होता है, सो ग्रेटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डिवेल्युएशन कैन इंक्रीज, जो डिवेल्युएशन क्या इंक्रीज करता है, कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड स्लो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इट रिव्यूड एज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस, ये इकोनॉमिक वीकनेस का एक साइन के रूप में इसको देखा जा सकता है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या करता है, डिस्करेज। तो सक्सेसिव devaluation can occur when neighboring countries devalue their own currency to offset the effects of their trading partners। जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको भी क्या करता है, काफी इफेक्ट करता है डिवेल्यूएशन, और जिससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें काफी इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूएशन का देखते हैं हम लोग, क्या इफेक्ट पड़ता है। प्राइस यदि फॉल करेगा तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगा, लोकल आउटपुट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट रिड्यूस होगा, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी है हमारा पॉजिटिव होगा, एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, ये सारी पूरे ग्राफ थ्रू आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हेरिडिटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of a egg। second statement है, a child inherits mitochondrial disease entirely from mother and not from a father। तो इसमें कह रहा है कि जो चाइल्ड है इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज किससे, मदर से प्राप्त करता है, ना कि फादर से। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर है इसका सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम लोग डिटेल्स देखते हैं इसका। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है क्या, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी जीनोम है उसमें यदि अल्टरेशन हो या फिर एबनॉर्मलिटीज के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, और तो कोई सिंगल जीन या मल्टीपल जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन के कारण भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके स्ट्रक्चर या नंबर में कोई चेंज होता है तो भी उसके कारण भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इंडिया में जेनेटिक डिसऑर्डर अप्रोक्स एवरी ईयर प्रत्येक साल 10 से 15,000 जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, वो थैलेसेमिया से जन्म के साथ जन्म लेते हैं। जहाँ पे सिकल सेल जो एनीमिया है मोर प्रेवलेंट एमंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो सिकल सेल एनीमिया के बहुत ज्यादा बच्चे पाए जाते हैं, एंड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 40%, 5 से 40% एमंग ट्राइबल पॉपुलेशन। तो आदिवासी जनजाति हैं तो वहाँ पे 5 से 40% बच्चे इसी से सफर करते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, आयुष्मान भारत इज ऑल्सो हेल्पिंग
मेनी पुअर पीपल्स, जो गरीब हैं उनको काफ़ी हेल्प करता है, और इसका फोकस है प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर is the shared responsibility of a public and private sector. कॉजेज ऑफ वाइड प्रिविलेंस का क्या कॉजेज है इतने? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इज अ मेजर इम्पेडिमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये जो दो डिजीज हैं, इसके रिगार्डिंग हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस काफी कम है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में देखते हैं, टाइप्स की बात करते हैं तो मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? आर आइदर ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और माइटोकॉन्ड्रियल। एक होता है कि बेसिकली किसी कारण ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण तो होता है। जैसे एग्जांपल है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, हेमोफिलिया, एल्बिनिज एंड सिकल सेल एनीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, ये ट्राइसोमी होता है। मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंस को और किसके नाम से जानते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के रूप में जानते हैं। बेसिकली रिजल्ट किसके कारण होते हैं? इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स और जीन म्यूटेशन के कारण। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये म्यूटेशन नॉन न्यूक्लियर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन के कारण ये होता है। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया है 500, उसमें 5 से 10 डीएनए फाइंड आउट होता है। These anomalies are inherited from a mother. तो ये एनोमलीज हैं किससे इनहेरिटेड होते हैं? मदर से। जैसे एग्जांपल इनका ले लो आप, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रोफी, इस डिजीज का नाम। सब मेजर क्या क्या मेजर्स टेकन किए जा सकते हैं? मास स्क्रीनिंग ऑफ अ चिल्ड्रन कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो हमारे जो बच्चे हैं उनका मास स्क्रीनिंग किया जाए अर्ली आइडेंटिफिकेशन के रूप में, कि अर्ली उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें क्या जो पेशेंट्स हैं उनको काउंसिल करना पड़ेगा। एंड अवॉइडिंग द मैरिज ऑफ टू इंडिविजुअल्स हु आर साइलेंट कैरियर ऑफ अ डिफेक्टिव जीन्स। जो ऐसे डिफेक्टिव जीन्स हैं, ऐसे जो दो इंडिविजुअल्स जो इस डिफेक्टिव जीन्स को कैरी करते हैं उनको मैरिज को अवॉइड करना पड़ेगा। जो चिल्ड्रंस है थैलेसेमिया से इफेक्ट हैं, उनका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू आउट उनको लाइफ करना पड़ता है। उसके लिए जो हमारे यूथ है वो आगे आ सकते हैं और अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो उनको जरूरत होती है। डिजिटल टूल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मेकिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू ऑल। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, एनजीओज हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है टू कम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट एफर्ट्स इन कम्बेटिंग द जेनेटिक डिजीज। तो इनका प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ मिल करके जेनेटिक जो डिसऑर्डर है या डिजीज है उसको कम करने में साथ आ सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो also set up more diagnosis and treatment facilities, especially 2 and 3 tier cities and rural areas. बात करते हैं अब हिस्ट्री की। इसमें देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में। बेसिकली यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा है इसमें। इन द रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिर। The Iqta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultan of
तो which one statement is correct? तो आंसर इसका फर्स्ट वन। देखते हैं डिटेल्स इसके। दिल्ली सल्तनत की टाइमिंग क्या है? 1206 से 1526। मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। जो मुस्लिम इन्वेजन आक्रमण थे वो अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ दिल्ली सल्तनत। ठीक, 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली पे शासन किया उस टाइम पे। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। जो फर्स्ट 3 डायनेस्टी हैं वो बेसिकली तुर्की थे, टर्किश देश के थे। सैयद जो थे बेसिकली अरब थे एंड लोधीज अफगान्स थे। तुगलक ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया और खिलजी ने सबसे कम पीरियड, इनका पीरियड काफी कम था। तुगलक का जो एरिया था काफी वास्ट एरिया पे किया था और सैयद का सबसे कम टेरिटोरियल एरिया। दिल्ली सल्तनत के समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में देखते हैं। जो सल्तनत पीरियड था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था वो सुल्तान, ठीक है, जो जिसके हेल्प के लिए बहुत सारे वेरियस नोबल्स थे। वहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे उस समय, उसको क्या मजलिस से खलवत कहा जाता था, जो सुल्तान को क्या करता था, हेल्प करता था, असिस्ट करता था। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ तुर्को अफगान सेटअप। दिल्ली सल्तनत was neither a theocratic state nor a secular state. It was a completely dependent on ruler पे complete। उस समय के जो लैंड्स थे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट इक्ता, दूसरा खालिस, थर्ड इनाम। इक्ता बेसिकली जो लैंड था उन ऑफिशियल्स को दिया जाता था, मतलब पेमेंट के बदले, पैसे के बदले उनको ऑफिशियल्स को क्या लैंड दिया जाता था उनकी सर्विस के लिए। खालिसा में क्या था कि जो ये बेसिकली डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ अ सुल्तान, इस पे सुल्तान का डायरेक्ट कंट्रोल होता था और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था बेसिकली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड के लिए। इनाम क्या था कि जो लैंड है और ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स, जो भी धार्मिक नेता या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको ये लैंड दे दिया जाता। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी सल्तनत पीरियड में, ये देखते हैं। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। उस समय का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, जो किसान थे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी उनका प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 वो लोग लैंड रेवेन्यू के रूप में टैक्स देते थे। इवन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस भी उस पीरियड में चार्ज किया जाता था। एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था लोगों के ऑक्यूपेशन का, एक तरह से ऑक्यूपेशन था। जो किसान थे वो प्रोड्यूस करते थे लार्ज वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। उस समय एग्रीकल्चर की काफी एडवांस्ड टेक्निक्स भी यूज की जाती थी, जैसे क्रॉप रोटेशन, डबल क्रॉपिंग, 3 क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड फ्रूट ग्राफ्टिंग का भी उस समय काफी प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और उनके मेंटेनेंस भी काफी फैसिलिटेट, मतलब काफी अच्छा था फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो रॉयल रोड होते थे काफी गुड शेप में होते थे। सराय या जो रेस्ट हाउस ऑन अ हाईवे आर मेंटेन्ड फॉर अ कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स। कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री भी उस समय में काफी पॉपुलर थी और पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप थी। तो उस समय इवॉल्व बाय द चाइनीज and learned by the Arabs were introduced in India। अरब वहां से सीख कर आए और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लिटरेचर और लैंग्वेज की बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम में, तो पर्शियन बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का
जो ऑफिशियल लैंग्वेज का था उस समय पर्शियन था। जो पर्शियन लिटरेचर है उसको डेवलप करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा रोल रहा है उस समय। जियाउद्दीन बर्नी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया पर्शियन लिटरेचर के रूप में इस पीरियड में। तारीख है फिरोज शाही एंड फतवा जहादारी इन्होंने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी जो बिटर क्रिटिक थे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। मिनहाज और सिराज ने भी तबकात नास्की की रचना की। अबू बकर ने चचनामा लिखा। बेसिकली इसमें हिंदी के बारे में इसकी चर्चा की गई है। तूतीनामा जो इसको क्या कहा जाता था, बुक ऑफ अ पैरट भी कहा जाता है, बाय जिया नक्शवी was the first person translate to a संस्कृत स्टोरी। और उस समय में 14th सेंचुरी में न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था उर्दू। म्यूजिक के बारे में हम लोग देखें तो म्यूजिक के डेवलपमेंट में भी आमिर खुसरो का बहुत बड़ा रोल रहा है। आमिर खुसरो ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कश्मीर एज अ ईडन ऑफ अर्थ। उन्होंने एक अपने आप को प्रोक्लेम्ड किया तृतीय हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के रूप में। He was contemporary उनके थे खलजी के समय में थे, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड गयासुद्दीन तुगलक इस टाइम पर थे। इन्होंने बेसिकली जो 8 सुल्तान थे, 8 सुल्तान्स थे उनके पीरियड के टाइम पे इन्होंने कव्वाली स्टाइल को भी काफी डेवलप किया। उनको जो मॉडर्न रागाज हैं जैसे कि ऐमान, गोरा एंड सनम, इनको भी इन्होंने उनका डेवलप करने का क्रेडिट इनको जाता है। फिर उन्होंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डेवलप किया जैसे कि सितार, जो कॉम्बिनेशन है इंडियन वीणा और ईरानियन तंबूरा का, दोनों का मिक्स है। तो इन्होंने इसका सितार को डेवलप कैसे किया है, इंडियन वीणा से और तंबूरा से। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में सारंगी और रबाब को इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। तो ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह, वो काफी म्यूजिक के काफी लवर थे वो। So he encouraged the composition of great music work called मन कौतूहल। आर्किटेक्चर की बात करें हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर था इंडियन स्टाइल और इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। उस समय में आर्क और डोम को आर्किटेक्चरल एडिशन के रूप में देखा गया और लाइम मोटर का यूज किया जाता था बिल्डिंग को बनाने के लिए और हाउसेस को बनाने के लिए। उस समय जो आर्टिसंस थे वेस्ट एशिया से आए थे एंड आर्क एंड डोम बिगेन शो ऑफ विद प्रिसिजन एंड परफेक्शन। ग्रेजुअली लोकल आर्टिसंस जो थे आल्सो acquired द स्किल। जो बलवन का टॉम्ब है वाज एडॉर्न विद द फर्स्ट टू आर्क रूप में जाना जाता है। एंड अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी एज अ गेटवे फॉर द फर्स्ट टू डॉन। ठीक है, सो फर्स्ट टू आर्क के रूप में हम लोग टॉम्ब ऑफ बलवन को का जानते हैं और फर्स्ट टू डॉम के का यदि कहा जाए तो अलाई दरवाजा के रूप में जानते हैं। जो तुगलक थे वेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव फीचर्स इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में कुछ इनोवेटिव फीचर जैसे कि बैटर और स्लोपिंग वॉल लेकर के आए थे। यूज ऑफ स्टोन रबल एज ए प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी उनके टाइम पे यूज होता था। उनके टाइम पे एक न्यू टाइप का आर्क यूज होता था, बनता था, उसे क्या कहा जाता था, फोर सेंटर आर्क भी कहा जाता था।
इनके टाइम पे अपॉइंटेड डोम का भी इमरजेंस हुआ और ऑक्टागोनल प्लान ऑफ अ टॉम बिल्डिंग टेस्ट किया। पॉलिटी में देखते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्या है, एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड conduct of business in Lok Sabha and the election of a deputy speaker shall be held on a such date as the speaker may fix. Second option है, there is a mandatory provision that the election of a candidate as a deputy speaker of a Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. Third statement है, the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. Fourth statement of the well-established parliamentary practices regarding appointment of a deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Then which one statement is correct? तो आंसर इसका ए है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट था डिप्टी स्पीकर से था, ये है, और एक क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड। यूपीएससी ने और दो पूछे थे क्वेश्चंस। फर्स्ट इनके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पीकर के बारे में, ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अ प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, he or she need not to be the member of a house at the time of his or her election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his or election. Third statement है, if she or he intend to resign, the letter of his or resignation has to be addressed by the deputy speaker. Which one statement is correct? The answer is B. स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो आर्टिकल 93 में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनके इलेक्शन के बारे में बात किया गया है। जो स्पीकर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल हेड होता है ऑफ द हाउस, और प्रत्येक हाउस पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस का अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर इज ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ओरिजिनेशन है 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे उनका नाम था जेवी मावलंकर, ये हमारे फर्स्ट स्पीकर। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर उसका इलेक्शन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर करता है कि जो स्पीकर है हमारा वो शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, तो हाउस का मेंबर होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं रखी गई है, ठीक है। बेसिकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हो एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को समझते हो ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज अ मेजर एसेट फॉर द होल्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। मेंबर बेसिकली रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते हैं जो स्पीकर होते हैं। इनकी वोटिंग की बात की जाए तो जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं अमंग द लोकसभा मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही इलेक्ट होते हैं बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। एक बार वंस अ डिसीजन ऑफ अ कैंडिडेट टेकन, एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो उनके नाम का
जो नॉर्मली प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इनका टर्म्स जो है, ऑफिस का टर्म्स बेसिकली 5 years का होता है, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। स्पीकर यदि एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो री इलेक्शन के लिए भी क्या एलिजिबल है। जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो उस समय स्पीकर अपने पोस्ट को वैकेट नहीं करते हैं एंड कंटिन्यू फॉर द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट मीट तक को स्पीकर। रोल एंड पावर की बात करें हम लोग स्पीकर की, तो यदि इंटरप्रिटेशन के रूप में देखें तो जो स्पीकर होते हैं वो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोक सभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट विद इन द हाउस। ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करें तो एक ज्वाइंट सीटिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है, अध्यक्षता करते हैं सर। और इस तरह के जो ज्वाइंट सीटिंग मतलब जो ज्वाइंट सीटिंग है उसका समन किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ज्वाइंट सीटिंग बुलाई कब जाती है, बेसिकली जब डेडलॉक सिचुएशन हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, उसको दूर करने के लिए। जो सीटिंग है उसको एडजर्न करने का तो जो स्पीकर होता है वो एडजर्न कर सकता है हाउस को और सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को इन द absence of 1/10 of the total strength of the house। इसको कोरम कहा जाता है। तो यूपीएससी ने एक बार कोरम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। कास्टिंग वोट की बात की जाए तो जो स्पीकर होता है फर्स्ट इंस्टेंस में फर्स्ट राउंड में वोटिंग नहीं करता है, लेकिन जब टाई हो जाए तो उस समय मतलब जो हाउस है डिवाइडेड इक्वली इन एनी क्वेश्चन, सो स्पीकर उस समय वोट कास्ट करता है, तो उसे कास्टिंग कहा जाता है। बेसिकली जो कास्टिंग वोट होता है, जो डेडलॉक सिचुएशन होता है उसको रिजोल्व करने या दूर करने के लिए। मनी बिल के बारे में यदि हम देखें तो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है। डिस्क्वालिफाइंग ऑफ मेंबर्स की बात करें तो स्पीकर हु डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ disqualification of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection के ग्राउंड पे under the provision of 10 schedule। मतलब जो दल बदल की सिचुएशन होती है तो उस समय वो जो स्पीकर है वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। द अमेंडमेंट 52nd 52 जो अमेंडमेंट था उसमें इस पावर को स्पीकर को दिया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट। चेयरमैन ऑफ द आईपीजी मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन स्पीकर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी की बात करें कोई भी, तो जो कमेटी हाउस की जो कमेटी होता है वो स्पीकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड फंक्शन अंडर द स्पीकर्स ओवरऑल डायरेक्शन। ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनके चेयरमैन का जो नॉमिनेट किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। प्रिविलेज ऑफ हाउस के बारे में बात करें तो स्पीकर के क्या होता है, गार्जियन होता है ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस, उसकी कमेटी एंड उसके मेंबर्स। जो स्पीकर उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है तो इसके बारे में देखते हैं। तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं। फर्स्ट, he ceased to be a member of the Lok Sabha, ठीक है। He resigns by writing the deputy speaker को अपना रेजिग्नेशन दे। If
ही रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ट, या कोई रेजोल्यूशन पास्ट होता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स का। तो ये 3 कंडीशन में इनको वैकेंट या रिमूव किया जाता है। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इनको 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। जब रिजोल्यूशन की बात करें हम, तो व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए स्पीकर, तो उस समय वो सदन में मौजूद रह सकता है, प्रेजेंट एट द सिटिंग बट नॉट प्रिसाइड, लेकिन वो उस सदन के अध्यक्षता नहीं कर सकते। तब उसको टाइम पे जब रिजोल्यूशन इसमें पास होता है इसको हटाने के लिए। डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करें, इनका इलेक्शन जो है वो लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तब आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के इलेक्शन के बाद डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय अ स्पीकर, स्पीकर के द्वारा फिक्स किया जाता है। और जो स्पीकर के का जो डेट ऑफ इलेक्शन हो वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा फिक्स किया जाता है। 10th लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से होते थे, सत्ताधारी दल से। लेकिन 11th लोकसभा से जो स्पीकर हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं, और जो पोस्ट डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो अपोजिशन लीडर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इनका भी कार्यकाल 5 साल तक होता है, जैसा लोकसभा के स्पीकर का होता है। इनकी भी 3 कंडीशंस है अपने रिमूव होने का, वैकेंट का। स्विच इफ ही ceases to be a member of the Lok Sabha, he resigns by writing to the speaker and resolution passed by the members of the Lok Sabha। इनको भी 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर की बात करें हम, तो the deputy speaker perform the duties of a speaker office when it is vacant। तो जब स्पीकर जो होता है वो वैकेंट होता है तो उस समय डिप्टी स्पीकर उनको पोजीशन ले सकते हैं। He or she shall act as a speaker when the letter is absent from the sitting of the house। यदि हाउस में स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो उस समय डिप्टी स्पीकर कमान संभाल लेते हैं। और एक ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं जब स्पीकर वहां पे एब्सेंट रहते हैं। जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कास्टिंग ऑफ वोट का भी यूज करते हैं इन केस ऑफ अ टाई। एंड डिप्टी स्पीकर हैज वन स्पेशल प्रिविलेज दैट he appointed as a member of the parliamentary committee। जब किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वह उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बन जाते हैं। तो इनका स्पेशल प्रिविलेज है। स्पीकर प्रोटेम के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या है? When Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha, the President appoints a member of the Lok Sabha as a Speaker pro tem। जब प्रीवियस स्पीकर हों, मतलब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जब आ रही है, सो उस समय जो प्रीवियस स्पीकर है एकाएक अपने पोस्ट को वैकेट कर देता है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा में से ही, तो किस पोस्ट के लिए? स्पीकर प्रोटेम के लिए। बेसिकली ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ द स्पीकर ऑफ प्रोटेम। तो प्रेसिडेंट उनको अपना मतलब प्रेसिडेंट ही उनको ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। He or she preside over the first sitting of the newly elected of Lok Sabha and has all the powers of a speaker। इनके पास सारे स्पीकर के सारे पावर होते हैं। इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है? टू ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स, जो न्यू मेंबर्स चुन करके आ रहे हैं उनको ओथ दिलाना, एंड टू इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। ठीक है, और
न्यू स्पीकर के इलेक्शन के समय हाउस को इनेबल करना। बेसिकली इनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। When the new speaker is elected by the house, नया इलेक्शन जो स्पीकर है हाउस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो स्पीकर प्रोटेम is to be elected। बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विद द रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था? Wild animals are the sole property of the government. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for the equal protection, whether it is found in a protected areas or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to a human life is sufficient ground for the capture or killing. Which statement are correct? तो आंसर है इसका ए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बेसिकली 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू, तो 42वें संशोधन से इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। आर्टिकल 51A(G) of the Constitution have the fundamental right of every citizen to protect and improve, protect करें और improve करें किसको? The natural environment including forest and wildlife। आर्टिकल 48A कहता है कि डीपीएसपी का के अनुसार कि स्टेट हैज endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of a country। Wildlife Protection Act 1972 में बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज के बारे में बात करता है। एट प्रेजेंट 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सैलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है? फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ द हंटिंग, हंटिंग से बचाता है जानवर से। इट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। और प्रोहिबिट क्या करता है? प्रोविजन ऑफ कटिंग एंड अपरूटिंग स्पेसिफिक प्लांट्स, जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं उनको भी प्रोहिबिट करता है। इट प्रोहिबिट्स अपरूटिंग, डैमेज, कलेक्शन, possession or selling of any specified plant from any source land or any protected area। फिर डिक्लेयर करता है डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज can constitute any area such as a sanctuary provided the area to adequate ecological, fauna, floral and geomorphical, natural or zoological significance। Government can also declare an area जो include area within a sanctuary also national park रूप में डिक्लेयर कर सकता है। जो कलेक्टर होता है is appointed by the central government to administer the area declared as a sanctuary। अलग अलग जो कंसर्न बॉडीज भी बनाए जाते हैं, जैसे WPA एक्ट प्रोवाइड फॉर द constitution of a bodies to establish under this act, जैसे नेशनल और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये हो गया सेंट्रल जू अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो बॉडी है उनके बारे में कुछ देखते हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है टू कंस्टिट्यूट अ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? एक अपेक्स बॉडी है, किसके लिए? फॉर द रिव्यू ऑफ द ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, जितने वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं उनको देखता है। एंड फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए भी, एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरी, जो नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज के रिलेटेड मतलब आसपास जो जमीन है प्रोजेक्ट से स्टार्ट होने वाले उसके।
ये भी काफी मॉनिटर करता है। सॉरी। जो NBWL है इसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं उनका वो क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। द बोर्ड इज एडवाइजरी इन नेचर। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस के पूछने का ज्यादा चांस होता है कि जो बोर्ड होता है वो कैसा होता है नेचर में, तो एडवाइजरी नेचर होता है। कैन ओनली एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में था। अब देखते हैं हम लोग स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और चीफ मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली 10 मेंबर्स बॉडी होती है और एनवायरमेंट मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करती है रिकॉग्निशन ऑफ जो एंड रेगुलेशन ऑफ जो across the country। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो ये 2005 में इसका बनाया गया था फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं इसके चेयरमैन होते हैं एंड स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर इसके वाइस चेयरमैन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एंटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे एज अ डिक्लेयर्स एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। इस एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाए और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। शेड्यूल्ड शेड्यूल्स अंडर द एक्ट 1970 जो एक्ट है उसके अंदर में कौन कौन से शेड्यूल्स है, तो बेसिकली इसको 6 शेड्यूल्स में बांटा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इट कवर्स इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है इसको कवर करता है एंड दैट नीड रिगरस प्रोटेक्शन। उनको लाइक किससे प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन सॉरी poaching, killing and trading. A person is liable to the harshest penalties for the violation of the law under this schedule। तो काफी उनको पेनल्टी जो पे करना पड़ता है। सम एनिमल्स जैसे ग्रांटेड प्रोटेक्शन जैसे कि ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज को काफी प्रोटेक्ट किया जाता है। शेड्यूल 2 के बारे में बात करें तो एनिमल अंडर दिस आर आल्सो हाई प्रोटेक्टेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ देयर ट्रेड। मतलब व्यापार नहीं कर सकते। दे कैनॉट बी हंटेड, इनको हंट नहीं किया जाता एक्सेप्ट अंडर थ्रेट ऑफ द ह्यूमन लाइफ और इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, तो उस कंडीशन को छोड़ देते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स लिस्टेड अंडर दिस इज जैसे कि आसामीज मैकअप हो गया, पिक टेल्ड मका हो गया एंड स्टॉम टेल्ड मका। थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करें यहाँ पे तो इसमें इंडेंजर्ड नहीं आते हैं बट दे इंक्लूड द प्रोटेक्टेड स्पीशीज विद हंटिंग प्रोहिबिशन। ठीक है, बट पेनाल्टी इसमें कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। जो एनिमल्स इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है उसे चीतल होते हैं या वायरल होते हैं। शेड्यूल 5 की बात करें तो इसमें बेसिकली वर्मिंग्स या स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। These animals can be hunted। इन एनिमल को हंट किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स ओनली फॉर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड जैसे कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, रैट्स एंड माइस। शेड्यूल 6 की बात करें, इट प्रोवाइड द रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट। ठीक है, उसके और उसको रेस्ट्रिक्ट करता है सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट। प्लांट प्रोटेक्टेड ओनरशिप जैसे कि एग्जाम्पल
बेडोम्स साइकेट जो नेटिव फ्रॉम इंडिया। फिर उसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर के आया 1921, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 1921। ये बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑन 17 दिसंबर 2021। बेसिकली इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था। जो 21 बिल जो 21 में आया था, टू इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स। साइट्स के जो है साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड्स इन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन टू द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। इसमें और कहा गया है कि जो एलियन स्पीसीज हैं उससे हमें बचाना भी है। सो इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू रेगुलेट और प्रोहिबिट, कंट्रोल करने या प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, ट्रेड, पोसेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। जो बाहर के स्पीसीज हैं वो आकर के इंडियन को इन्वायरमेंट और यहाँ के जो स्पीसीज उसको इफेक्ट न करें। Invasive alien species refer to a plant or animal species which are not native of India, India के native नहीं है, and whose introduction may adversely impact on our wildlife and its habitat. और क्या इसमें जोड़ा गया है, कंट्रोल ऑफ सेंचुरी, द एक्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक होना चाहिए जो कंट्रोल कर सके, कंट्रोल मैनेज ऑल सेंचुरी ना, कंट्रोल मैनेज एंड मेंटेन ऑफ ऑल सेंचुरी ना। तो उसके क्या है, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का नियुक्त किया जाता है। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा अपॉइंटेड किसके द्वारा होगा, बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द बिल स्पेसिफाई दैट एक्शन ऑफ द चीफ वार्डन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट ऑफ फॉर द प्लान फॉर द सेंचुरी। जो सेंचुरी का मैनेजमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कर सकता है। These plans will prepared by the will prepared as per the guidance of a central government. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उसके बेस पर होना चाहिए एंड अप्रूव्ड बाय द चीफ वार्डन। For sanctuaries falling under a special area, the management plan must be prepared after due consultation with the ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से कंसल्ट करने के बाद ही उस तरह का मैनेजमेंट प्लान जो सेंचुरी है उसको मैनेज करने का प्लान बनाया जाना चाहिए। इसमें और कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व, स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एरियाज एडजेसेंट टू नेशनल पार्क और जो सेंचुरी के नजदीक का जो एरिया है उसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। इसलिए फॉर द प्रोटेक्टिंग द फ्लोरा फौना एंड देयर हैबिटेट्स। Bill also empower the central government to also notify the conservation reserve को सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई कर सकता है। पेनाल्टीज की बात करें तो 1972 और 2021 के बिल्स हैं, ये हैं जनरल वायलेशन के लिए उस समय 25,000 था, अभी बढ़ करके 1 लाख रुपया कर दिया गया। और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स को यदि हार्म करते हैं तो 1970 में 10,000 था, अभी 25,000 कर दिया। कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं इसमें। रिसेंटली रेजोर पे एक्स जुपिटर नियो ओपन EP5 न्यूज में थे, तो एक किससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल surfaces, asteroids scattered in orbits around the sun,
A cryptocurrency based on a blockchain technology and ऑप्शन डी है इंडिया स्टॉक न्यू बैंक्स। तो आंसर इसका डी, इंडिया स्टॉक न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स होते क्या हैं बेसिकली? न्यू बैंक एक तरह के डिजिटल बैंक है जो किसी ब्रांच के रन करते हैं। ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बेसिकली ये इंटायरली ऑनलाइन सर्विसेज, बेसिकली ये ऑनलाइन सर्विस है। न्यू बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट जो कस्टमर को चीपर रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक। दे लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू offer personalized services to customer while minimizing operating cost। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट पे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। न्यू बैंक्स फाइनेंशियल मार्केट में एक टाइप के साथ एक देखते हैं जैसे चैलेंजर बैंक्स के रूप में, बिकॉज दे चैलेंज द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो एंड क्लाइंट ऑन द बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स। तो जो ट्रेडिशनल बैंक्स है उनके लिए कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें होती है, उसके कंपेयर में लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं। इन इंडिया दीज फर्म्स डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस। बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता देर मिला हुआ है अभी तक ऑफ देयर ऑन, बट दे रिलाई ऑन बैंक पार्टनर्स फॉर टू ऑफर licensed services। RBI does not allow a bank to 100% digitalize। ठीक है, RBI remains resolute in prioritizing bank's physical presence। बैंक का फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए एंड spoken about the need for digital banking services provider to have some physical presence as well। तो इंडिया में कुछ न्यू बैंक्स हैं जो टॉप हैं, उनका रेजर टैक्स है, जुपिटर नाम है, न्यू है। ट्रेडिशनल बैंक्स और न्यू बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है? यदि सर्विस प्लेटफॉर्म की बात करें तो जो ट्रेडिशनल बैंक है फिजिकल बैंकिंग एस्टेब्लिश करते हैं, बट न्यू बैंक्स वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में एंट्री 100 साल पहले से अभी 10 साल। क्लाइंट के साथ रिलेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, इन पर्सन होता है विद माइनर चेंजेस। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, वर्चुअल होता है, इजी टू मॉडिफाई किया जा सकता है। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो इन पर्सन होता है, फोन पे होता है, ऑनलाइन होता है, इस पे फोन और ऑनलाइन के थ्रू होता है। फी की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंक्स में हाई होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन न्यू बैंक्स का फी कम है और ट्रांसपेरेंट होते हैं। बैंकिंग लाइसेंस की बात करते हैं तो इंटायर सर्विसेज के लिए होता है, इसमें लाइसेंस मिलना भी चाहिए, मिलता भी नहीं, वो पार्शियल भी हो सकता है या इंटायर। बैंक ऑफिस की बात करें तो इसके लिए ऑफिस की जरूरत है, लेकिन इसके ऑफिस की जरूरत नहीं है। और कन्फर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंक में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन न्यू बैंक्स में इंस्टेंट प्रोसेसिंग। कुछ पेमेंट्स बैंक के बारे में देखते हैं, पेटीएम हो गया, फिनो हो गया, एयरटेल्स हो गया। डिजिटल एप्स की बात करें तो एसबीआई, इंटरनेट बैंक, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। फिर डिजिटल बैंक्स की बात करें तो ये सारे हो गए, और न्यू बैंक्स की बात करें तो जिप्टो, न्यू, ओपन, ये सारे न्यू बैंक्स। एडवांटेज क्या है न्यू बैंक्स के? सो लो कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, स्पीड प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होता है एंड डीप साइट होता है। लो कॉस्ट की बात करें तो फ्यूअर रेगुलेशंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क allow a new bank to keep their own cost low। Products are typically inexpensive and with a no monthly maintenance fee। no कोई monthly maintenance fee नहीं होता। कन्वीनियंस की बात करें तो these banks offer customer the majority of the banking services through an app के through provide करती है। स्पीड की बात करें तो न्यू बैंक allow customer to set up accounts quickly and process requests speedily। those that offers loans may skip the usual time consuming process। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो न्यू बैंक ट्रांसपेरेंट होते हैं और प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चार्ज। यदि कोई भी चार्ज कट करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस मतलब पूरा रियल टाइम नोटिफिकेशन देते हैं
and penalties incurred by the customer. डीप इनसाइट की बात करें तो मोस्ट न्यू बैंक प्रोवाइड डैशबोर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं विद हाईली इनहेंस्ड इंटरफेस के साथ and easy to understand and valuable insight for the services such as payment, payables and receivables and bank statements. ट्रेडिशनल बैंक्स और नियो बैंक्स के रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स क्या होता है, इनके लिए फुल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए होता है, फुलफिल ऑल बैंकिंग कंप्लायंस को फुलफिल करते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है। जबकि नियो बैंक्स में देखते हैं कि इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है या फिर लिमिटेड लाइसेंस की है या मस्ट पार्टनर विद अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू ऑफर दिस सर्विस। सेकंड देखते हैं रिलाइज ऑन फिजिकल, जो ट्रेडिशनल बैंक हैं उनके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है जो लार्ज कॉस्ट पे होता है, बट ये न्यू बैंक से ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर रिलाइट करते हैं, कैन नॉट एक्सेस द सर्विसेज विदाउट हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। फिर इसके चैलेंजेस क्या है कि लोकल जियोग्राफिकल रिच बट कैन इंक्लूड अनएडुकेटेड और इलिटरेट पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि हाई जियोग्राफिकल रिच करता है बट यूजर्स मस्ट लिटरेट एंड टेक्नोलॉजी अवेयर। फिजिकल सिक्योरिटी इज एन इशू मूविंग कैश टू ब्रांच एंड एटीएम्स। देखिए इसमें क्या है कि इसमें साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन बिग इशू है न्यू बैंक्स का। न्यू बैंक्स डिप्लॉय स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल बैंक के बारे में कहते हैं लैक ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ क्रिएटिंग द कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें क्या था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन रिस्क ऑफ डिलीवरिंग द बैंकिंग सर्विसेज। इसमें ट्रेडिशनल बैंक के कस्टमर एक्विजिशन रिक्वायर्स वास्ट रिसोर्सेज एंड प्रोसेस टू बी ऑन बोर्ड। इसमें क्या कस्टमर एक्विजिशन इज इजी बट एट्रिशन एंड ट्रस्ट आर बिग चैलेंज हियर। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2। सो यदि वीडियो लगे कि आपके लिए यूजफुल है सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा